गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों के गुणों का अध्ययन, जिसमें आपको बताया गया था कि गैस के मुख्यतः 4 गुण होते हैं, यानी कि 4 उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बिहाफ पर हम गैसियस स्टेट को डिफ़ाइन करते हैं या किसी भी गैस के बारे में बता सकते हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी? सबसे पहली थी हमारी अमाउंट ऑफ और मोल्स ऑफ गैस, यानी कि गैस की मात्रा अथवा गैस के मोल। दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी गैस का आयतन। तीसरी थी प्रेशर ऑफ गैस, यानी गैस का दाब। और चौथी थी टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी कि गैस का ताप, जिसमें आपको अमाउंट ऑफ गैस यानी गैस की मात्रा में 2 तरह से गैस की मात्रा निकालना बताया गया था। एक, या तो आप गैस का भार, गैस का आयतन, गैस का जो मास होता है वो कैसे फाइंड करें, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि मास ऑफ वेसल कंटेनिंग गैस माइनस मास ऑफ वेसल, यानी उस बर्तन का द्रव्यमान जिसमें आपने गैस को रखा हुआ है माइनस उस बर्तन का द्रव्यमान बिना गैस के। उदाहरण के रूप में, जैसे आपने जिस वेसल में, जिस बर्तन में गैस को रखा था उसका भार 24 ग्राम था जब उसके अंदर गैस उपस्थित थी तब, और खाली बर्तन का भार 20 ग्राम था। तो आपको बताया गया था कि अगर आप 24 ग्राम यानी 24 ग्राम से 20 ग्राम को माइनस कर देंगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो आपका गैस का अमाउंट होगा, यानी कि जो मात्रा होगी वो गैस की मात्रा होगी, जो कि यहाँ पर कितनी निकल के आई थी? 4 ग्राम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी गैस का आयतन। गैस के बारे में हम सबको पता है कि गैस का आयतन जो होता है वह उस बर्तन पर निर्भर करता है जिसमें भी गैस रखी होती है, यानी गैस का जो वॉल्यूम है वो उस वेसल के इक्वल होता है जिसमें हमने गैस को क्या रखा है, फिल करके रखा हुआ है। तो देखिए कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल इन विच इट इज़ प्रेजेंट। इट्स वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन, हाँ, क्वांटिटी की बात कर रहा है कि क्वांटिटी तो आपकी जो होगी, जो मात्रा होगी वो बर्तन के बराबर होगी, लेकिन इसको नापने की जो इकाई होगी, यानी कि मेज़र करने की जो यूनिट होगी वो क्या हो सकती है? मिलीलीटर हो सकती है, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकती है, या फिर लीटर। ये सारी जो होती हैं ये आपके गैस की आयतन को नापने की इकाई होती है, यानी कि गैस के वॉल्यूम को मेज़र करने की यूनिट होती हैं। यहाँ पर आपको गैस के वॉल्यूम को मेज़र करने की जो यूनिट्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले कहें, जो एसआई सिस्टम होता है, हमारी जो एसआई पद्धति है उसमें हम गैस के आयतन को क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं, यानी कि जो वॉल्यूम होती है गैस की उसको क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं। एंड फॉर लो वॉल्यूम, और अगर आयतन बहुत कम हो, वॉल्यूम बहुत कम हो, तो उसे हम क्यूबिक डेसीमीटर में मेज़र करते हैं। रिलेशन क्या होता है? देखिए, 1 लीटर जो होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। 10⁻³ को आप इस तरह से 1/1000 लीटर भी कह सकते हैं। ये 10⁻³ लीटर की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1/1000 लीटर, या फिर इसे आप 0.001 लीटर भी मान सकते हैं। तो 1 ml जो होता है वो 10⁻³ लीटर के इक्वल होता है। उसी प्रकार से 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम होती है वो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के बराबर होती है। 10⁻³ का मतलब 1000 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हो सकती है। और यही जो वैल्यू है आपकी वो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के भी इक्वल हो सकती है। 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, और या फिर 10⁻³ लीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब आयतन में 1000 लीटर आयतन गैस आ सकती है। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि एक आपका क्यूब है, ये आपने क्यूब का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, जैसे एक आपका टैंक होता है, घरों के ऊपर आपकी टंकी बनी होती है। अगर किसी के घर में क्यूब के आकार की अगर टंकी है और इस क्यूब का जो साइज़ है वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वैसे तो क्यूब में सारी ही जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो अगर ये तीनों चीज़ें देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब 1-1 मीटर हो, तो इसका जो आयतन निकल के आएगा, जो वॉल्यूम निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 1 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब की जो टैंक होगा उसमें 1000 लीटर आयतन जो है उतनी गैस आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये कह रहे हैं कि 1 लीटर इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर
एट 4 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर का मतलब क्या होता है बता रहे हैं कि अगर आप 1 किलोग्राम पानी लें कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर रखें 4 डिग्री सेल्सियस पर, और उसमें 1 किलोग्राम अगर आपने पानी लिया तो उस समय उस 1 किलोग्राम पानी की जो क्वांटिटी होगी, जो मात्रा होगी, वो 1 लीटर के बराबर होगी। 4 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर क्यों लिया? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर की जो डेंसिटी होती है, यानी कि पानी का जो घनत्व होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, और इसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर जो है कम होता है, वैसे वैसे इसका घनत्व भी कम होता जाता है। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। तो ये जो यूनिट्स हैं, इनको आगे जो है कॉम्पिटिशन लेवल के लिए या आगे के लिए आप ध्यान रखेंगे कि किस यूनिट में क्या आपस में रिलेशन होता है। तो ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस में आपको समझना बस इतना था कि गैस जो है वो जिस कंटेनर में या जिस भी बर्तन में रखी रहती है, उस गैस का आयतन उस बर्तन के आयतन के बराबर होता है। हाँ, उसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट होगी या जो मापने की जो इकाई होगी, वो यहाँ पर आपको बताई गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्रेशर ऑफ गैस, यानी गैस का दाब। हम सभी को पता है कि जो गैस के जो कण होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से दूर होते हैं, और इस वजह से उनके बीच जो अंतराण्विक बल होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, वो नेग्लिजिबल होती है। एंड दे आर ऑलवेज इन मूविंग कंडीशन, वो हमेशा क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। गैस के जो कण होते हैं बर्तन के अंदर भी होते हैं, तो भी वो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। जब गति करेंगे तो उनके अंदर क्या होगी, गतिज ऊर्जा, यानी कि मूव करने पर उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो जा कर के बार बार क्या करेंगे, जिस भी कंटेनर में रखे होंगे उसकी वॉल से टकराएंगे। तो प्रेशर ऑफ गैस की डेफिनेशन वहीं से निकल के आती है। कह रहे हैं द प्रेशर ऑफ अ गैस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू कोलिजन्स ऑन यूनिट एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर की हमारे जो वॉल होती है उस पर जा कर के पार्टिकल जब टकराते हैं तो उसके एक यूनिट एरिया, फॉर सपोज ये इतनी आपकी वॉल है और ये है 6 मीटर स्क्वायर है, वॉल का एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। इसका पूरा एरिया वॉल का जो है इस तरह से ये 6 मीटर स्क्वायर है। ये हमने कंटेनर की सिर्फ एक वॉल ली हुई है, और इस पर जा करके ये आपका 1 यूनिट स्क्वायर एरिया है। इस पर जाकर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जितनी फोर्स से पार्टिकल जाकर टकराएगा, जितने बल के साथ जाकर के आपका जो कण है वो टकराएगा, वही उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। उस गैस के कण का वही क्या होगा, दाब होगा। इसीलिए प्रेशर ऑफ गैस में कहा गया द प्रेशर ऑफ अ गैस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू कोलिजन्स ऑन यूनिट एरिया ऑफ वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और प्रेशर का एरिया, जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, यानी दाब का जो सूत्र है, हम सबको पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया को हम हिंदी में इसको क्या कहेंगे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब फोर्स का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका, मास का मतलब है यहाँ पर द्रव्यमान, वो भी किसका, जो हमारा कण होगा, जो हमारी गैस है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस हो सकती है। तो उस गैस का जो द्रव्यमान होगा, गैस के कण का जो द्रव्यमान होगा, वो उसका मास यानी कि द्रव्यमान कहलाएगा। और एक्सेलरेशन हम सबको पता है, इसको हिंदी में त्वरण कहते हैं, जिसे ए से डिनोट किया जाता था। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन जो होता है वॉल्यूम वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेग बटे समय, ये इसका क्या होता था, फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर जो प्रेशर का आपको जो मेन फॉर्मूला पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि हमने यही तो कहा कि यूनिट एरिया पर जाकर जो पार्टिकल्स हैं जितना फोर्स लगाएंगे वही उसका प्रेशर होगा। यानी कि एक इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कण जितना बल लगाएंगे वही उसका क्या होगा, गैस का दाब होगा। प्रेशर ऑफ गैस इसे कहा जाता है। अब इसे मेज़र कैसे करते हैं, देखिए कह रहे हैं द प्रेशर प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर आपने जो प्रेशर ऑफ गैस पढ़ा वो तब पढ़ा जब गैस किसी कंटेनर में रखी हो, लेकिन हमारा जो अर्थ है उसके आसपास एटमॉस्फेयर पाया जाता है। और हम सब ने ये कहा कि जो हमारी एयर होती है वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और ये जो एयर है, जो वायु है हमारी, वो कई गैसों का मिश्रण है, और ये बहती रहती है। जब बहती है तो इसके कण भी क्या करेंगे, गति करेंगे, एयर के पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, और जा करके अर्थ की सरफेस से कोलाइड करेंगे, यानी कि हमारी जो पृथ्वी की सतह है उससे टकराएंगे। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर
कि जब वो जाकर के पृथ्वी की सतह से टकराते हैं, यानी कि अर्थ की सरफेस से गैस के पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में द प्रेशर प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हिंदी में इसको कहेंगे कि वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह के किसी बिंदु पर उत्पन्न दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और इसको मेज़र हम कैसे करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मेज़र किया जाता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं वो होती है बैरोमीटर। हिंदी में भी इसे बैरोमीटर ही कहा जाता है। बैरोमीटर में इस तरह से एक ये आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है, यानी कि वर्टिकल कॉलम होता है, और ये इस बीकर में रखा होता है और इसमें भरा होता है मरकरी, यानी कि पारा भरा होता है। तो पारा जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, पारे के बढ़ने और घटने का ही जो सीमा होती है, जो लिमिट होती है मरकरी के मूव करने की हाइट वाइज, वही हमारे प्रेशर को, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब को बताती है। अब वायुमंडलीय दाब को एक डायग्राम से समझिए कि ये आपकी अर्थ है और ये है आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर जो इसके चारों तरफ प्रेजेंट है। और किसी एक इंस्टेंट पे हमने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट के ठीक ऊपर इतना एरिया आपने ले लिया, फॉर सपोज ये आपका पॉइंट है जिस पर आप प्रेशर निकालना चाहते हो। तो इस एरिया में जितने भी एयर के पार्टिकल्स आएंगे, भाई यहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ तक हमारा वायुमंडल है, तो यहाँ तक जितने भी वायु के कण होंगे वो सारे के सारे कण इस एक इकाई क्षेत्रफल पर, इस यूनिट एरिया पर जाकर क्या करेंगे, टकराएंगे। और टकराने के बाद कुछ बल लगाएंगे और जो बल होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा दाब। क्योंकि ये जो दाब है, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेयर की वजह से एक्सर्ट किया जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब। यहाँ पर एक जो नई बात जानने वाली है वो क्या है कि जैसे हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, उसके आसपास भी क्या होती है, वायु होती है, ठीक है। और हमारे सर के ठीक ऊपर 500-600 किलोमीटर जहाँ तक हमारा वायुमंडल है, जहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ तक जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी पर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, हमारे शरीर पर भी दाब लगाते हैं। और इतना वो दाब इतना ज़्यादा होता है कि किसी भी चीज़ को क्रश कर सकता है, उसको बिल्कुल पिचका सकता है एक तरह से कहें। लेकिन हम पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर जो सिराएँ पाई जाती हैं, रक्त सिराएँ जिसे हम आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ कहते हैं, इनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो ब्लड भी बाहर की तरफ, वायुमंडल की तरफ, यानी एटमॉस्फेयर की तरफ क्या लगाता है, ब्लड प्रेशर। जो आपके अंदर ब्लड प्रेशर पाया जाता है, उस प्रेशर की वजह से ही आप पर पृथ्वी के जो वायुमंडलीय दाब है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अर्थ का, उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और इस बात को अगर आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि जब जो हमारे स्विमर्स होते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, वो जब समुद्र के अंदर जाते हैं गोता लगाने, जो गोताखोर होते हैं, जब डाइविंग करने जाते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल स्विमिंग सूट आता है, जब अगर उन्हें बहुत नीचे जा कर के डाइविंग करनी हो। क्यों, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, वो फट सकता है। तो ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है, उसका हमारे पृथ्वी पर, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है। तो प्रेशर ऑफ गैस का मतलब इतना ही होता है कि गैस जिस कंटेनर में रखी होती है, उसके अंदर जो गैस की वॉल्स होती हैं, उस पर जा कर के ये जो पार्टिकल्स हैं, हमारे जो कण हैं, जब टकराते हैं तो जो बल लगाते हैं, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी कि जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, उसको ही क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडलीय दाब का मतलब हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वो हमारी पृथ्वी पर जो दाब लगाता है, हमारे अर्थ पर जो प्रेशर एक्सर्ट, जो फोर्स एक्सर्ट करता है, उस फोर्स को, पर यूनिट एरिया फोर्स को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल द्वारा, उस बल को ही हम क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब कहेंगे, जिसको हम मेज़र करते हैं बैरोमीटर की सहायता से। और इस दाब को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P = h/d/g। h यहाँ पर ये P माने प्रेशर यानी दाब, h माने होगा आपका हाइट, d माने होता है डेंसिटी यानी कि घनत्व, और g माने ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, यानी कि जो हमारे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो यहाँ पर g होता है। और SI सिस्टम में इसकी यूनिट क्या है, इसकी इकाई क्या है,
तो प्रेशर की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी क्या होती है, इकाई होती है। ध्यान रखेंगे, इकाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में इसे हम पास्कल भी कहते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 पास्कल होता है। इसके अलावा जो अन्य यूनिटें हैं, जो अन्य इकाई हैं, जब आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे तो उसमें वो इकाइयाँ लिखी होंगी, तो वहाँ से आप उसे याद कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एसआई यूनिट जो है प्रेशर की वो बता दी गई है। प्रेशर के बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो है टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी गैस का ताप। गैस का जो ताप होता है एकदम इजी है इस कॉन्सेप्ट को समझना। कह रहे हैं कि जो हमारे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है हमारे गैस के कणों के अंदर, उसकी वजह से, मूव करने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स थे वो जा करके हमारे कंटेनर से टकरा रहे थे और दाब उत्पन्न कर रहे थे। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, हर कण की जो गतिज ऊर्जा है वो एक समान नहीं होती है और वो किसी ना किसी बात पर तो निर्भर करेगी। वो चीज़ क्या होती है, तो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। किसी भी गैसीय कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो उसके ताप पर निर्भर करती है। और गैस के ताप को, यानी कि गैस का जो टेम्परेचर होता है, उसे हम 2 इम्पॉर्टेंट स्केल है हमारे पास, 2 मापक हैं जिन पर हम इसे क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहला स्केल है हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल और दूसरा है केल्विन स्केल, जिसमें से जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वो होता है केल्विन स्केल। जो केल्विन मापक होता है वो साइंटिस्ट के थ्रू क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। और नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में आपस में रिलेशन क्या होता है, तो कह रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर आपको परिवर्तित करना है तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए क्या करिए, देखिए जब आपका ताप डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसमें 273 ऐड कर दीजिए, तो आपका जो ताप है वो केल्विन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर आपका टेम्परेचर केल्विन में दिया है और आपको डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना है तो देखिए फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। रिलेशन समझिए, जब केल्विन में निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए तो ताप केल्विन में आ जाएगा, और जब केल्विन में दिया हो और डिग्री सेल्सियस में निकालना हो तो केल्विन से 273 माइनस कर दीजिए। उदाहरण के रूप में 100 डिग्री सेल्सियस जो है इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कितना हो गया, 373 केल्विन। ये आपका होता है ताप। इसके अलावा जो एक और स्केल हमारा पाया जाता है, जो एक और मापक है, वो है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को शो करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि यहाँ पर देखिए एफ है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको मेज़र करने के लिए फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। में भी आपने जो स्मॉलर क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस में ये फॉर्मूला पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो एक ये फॉर्मूला और 2 और 3, ये 3 फॉर्मूले आपको बस याद रखने हैं, जिसमें आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। एंड नेक्स्ट टर्न से वी विल स्टार्ट द लॉज ऑफ गैस, यानी गैस के जो नियम हैं, गैस के जो लॉज हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब कुछ पॉइंट्स मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आज का हमने जो सबसे पहला गुण पढ़ा वो पढ़ा गैस का आयतन। गैस के आयतन के लिए आपको बताएगा कि किसी गैस का आयतन उस बर्तन के आयतन के बराबर होता है जिसमें वह गैस भरी गई है। जिसमें भी, जिस कंटेनर, जिस वेसल में आपने गैस को रखा होगा, उसका जो पूरा आयतन होगा वही उसमें रखी हुई गैस का क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। गैस के आयतन को मापने के लिए जो इकाई हम उपयोग करते हैं वो कौन सी हो सकती है, मिलीलीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, लीटर इत्यादि। और एसआई पद्धति में, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हमारी जो यूनिट है, उसमें, उस पद्धति में इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, क्यूबिक मीटर। और 1 क्यूबिक मीटर, मैंने आपको बताया भी था, 1 मीटर क्यूब आयतन जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। और 1 लीटर का मतलब क्या होगा, हमें कैसे पता चले कि कोई द्रव जो है वो 1 लीटर है, तो कह रहे हैं कि लीटर के लिए यह जल के 1 किलोग्राम का 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन होता है। आपने एक बीकर लिया और इसमें आपने 1 किलोग्राम पानी भर दिया, नाप करके, जो आपका मेज़रमेंट वेट बॉक्स होता है, जो तराजू होता है, उसमें से नाप करके 1 किलोग्राम पानी आपने भर दिया और टेम्परेचर कितना रखा, 4 डिग्री सेल्सियस।
टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रखा, बताया गया था क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। तो उस कंडीशन में 1 किलोग्राम जल जितना आयतन घेर लेगा वही 1 लीटर के बराबर माना जाएगा। इसके अलावा कुछ और अन्य जो मापक हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, 1 मिलीलीटर 10⁻³ लीटर के बराबर होता है, या 1/1000 लीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार 1 मीटर क्यूब जो है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो सकता है। तो ये सारी यूनिट आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये था गैस का आयतन। चलते हैं गैस के दाब की तरफ। तो गैस के दाब के लिए कह रहे हैं कि गैस का दाब बर्तन की दीवार के इकाई क्षेत्रफल पर गैस के अणुओं की टक्कर के कारण उत्पन्न होने वाला बल होता है। फॉर सपोज हमने ये एक बीकर लिया, इसमें गैस के पार्टिकल जो हैं फिल हैं, और इस बीकर की ये जो बर्तन होगा उसकी जो दीवार होगी उस दीवार के इकाई क्षेत्रफल पर, फॉर सपोज कि ये जो क्षेत्रफल है ये इकाई क्षेत्रफल है, तो इस इकाई क्षेत्रफल पर जाकर के जब हमारे गैस के कण टकराएंगे और जितना बल लगाएंगे वही हमारा क्या माना जाएगा, गैस का दाब माना जाएगा। इसीलिए दाब का यहाँ पर सूत्र भी लिखा हुआ है बल बटे क्षेत्रफल। बल का एक और फॉर्मूला हमने एक और सूत्र पढ़ा हुआ है, वो है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और अपॉन में क्या रहेगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो आपको निकालना आना ही चाहिए। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो उसके थ्रू आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और जो बल है अगर आपको दिया गया है तो ठीक, नहीं तो आप गैस के द्रव्यमान और गैस के कणों के त्वरण से आपस में गुणा करके बल को ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा जो बल है ये तो तब है कि जब हमारी गैस क्या हो, किसी कंटेनर किसी बर्तन में रखी हो। लेकिन हमने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है उसके आसपास जो वायुमंडल पाया जाता है उसमें भी कई गैसें पाई जाती हैं। तो ये गैसें क्या करती हैं, ये गैसें आकर के पृथ्वी की सतह से टकराती हैं और पृथ्वी की सतह पर भी बल लगाती हैं। तो उस कंडीशन में उस बल को क्या कहा जाए, तो कह रहे हैं कि उस बल को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। यानी कि वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह के किसी बिंदु पर उत्पन्न दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, बैरोमीटर। जिस डिवाइस की हम सहायता लेते हैं उसे क्या कहते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर में मैंने बताया था कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है जिसकी जो ऊंचाई होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है और इसमें भरा होता है पारा। ये पारा जैसे जैसे ऊंचाई को प्राप्त करता है, घटता है, बढ़ता है, उसी के हिसाब से वायुमंडलीय दाब की गणना की जाती है। और इसके अलावा वायुमंडलीय दाब या किसी प्रकार के दाब को अगर हमें कैलकुलेट करना है, उसकी गणना करनी है, तो सूत्र क्या होता है, दाब बराबर H इंटू डी इंटू जी, जहाँ पर H क्या होगा, आपकी ऊंचाई होगी, D जो होगा घनत्व होगा, और G जो है वो होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसको आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रख करके दाब जो है वो अपना ज्ञात कर सकते हैं। SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे पास्कल भी कहते हैं। इसके अलावा जो अन्य इकाई हैं वो आपको आपके नोट्स में बता दी जाएंगी। फिर जो लास्ट पॉइंट था वो था गैस का ताप। गैस के ताप के लिए कहा गया कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा उसके ताप पर निर्भर करती है। जो गैस के हमारे जो अणु होते हैं वो कितनी तेज़ी से गति करेंगे, उनकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये निर्भर करेगा गैस के ताप पर। ताप जितना अधिक होगा गैसों की जो गतिज ऊर्जा है वो उतनी ही अधिक होगी, ताप जितना कम होगा गैसों की जो गतिज ऊर्जा है वो उतनी ही कम होगी। और गैस के ताप को दो मुख्य हमारे जो मापक हैं, जो पैमाने हैं, उन पर हम नाप सकते हैं, वो हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन। इनके अलावा एक और अन्य पैमाना जो होता है मापने का वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस हम सबको पता है, केल्विन में लेकिन अगर आपको परिवर्तित करना हो तो उसके लिए सूत्र क्या होता है कि अगर आपका ताप डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसमें आप 273 जो है वो अपनी तरफ से ऐड कर दें, जोड़ देंगे, तो आपका जो ताप है वो डिग्री सेल्सियस से किस में बदल जाएगा, केल्विन में। इसी प्रकार अगर आपका ताप केल्विन में दिया हो और आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। एंड अगर आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और आपको उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या फ़ारेनहाइट में दिया है, फॉर एग्जांपल फ़ारेनहाइट में दिया है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, C/5 = F - 32/9। यहाँ पर
अगर सेल्सियस में दिया है तो सेल्सियस की वैल्यू रख करके फ़ारेनहाइट की ज्ञात कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जैसे मैथ्स में आप सॉल्व करते थे इक्वेशन वगैरह। और अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो आप यहाँ पर फ़ारेनहाइट में रख करके डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आया है तो आप अपना जो डाउट है वो पर्सनल नंबर पर सेंड करके उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।